दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आदिकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से आदिकाल के अंदर रासो साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य आदि की रचना मिलती है, रचना की गई, और इस आदिकाल का नामकरण और समय सीमा के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और इसका जो आदिकाल नामकरण है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है, जिसको हिंदी साहित्य में पूर्ण स्वीकृति से इस नामकरण को स्वीकार किया गया। वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका नामकरण किया, वह था वीर गाथा काल, जिसकी उन्होंने समय सीमा विक्रम संवत 1050 से 1375 मान रखी, निर्धारित की। वही डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इसका नामकरण चारण काल रखा, जिसकी समय सीमा उन्होंने विक्रम संवत 1000 से 1375 रखी। वही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नामकरण बीज वपन काल किया है, और राहुल सांकृत्यायन जी ने इसका नामकरण सिद्ध सामंत काल किया है। और मिश्र बंधुओं ने इसका नामकरण आरंभिक काल किया, जिसको उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। पहला था पूर्वारंभिक काल, जिसकी समय सीमा उन्होंने विक्रम संवत 700 से 1343 करी है। वही उत्तरारंभिक काल का जो समय सीमा है वह 1344 से 1444 विक्रम संवत निर्धारित की है। वही अगला है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने इसका नामकरण प्रारंभिक काल किया। वही इसकी जो समय सीमा है वह 1184 से 1350 ईस्वी करी है और निर्धारित की है। इस प्रकार से यह आदिकाल का नामकरण और समय सीमा के बारे में हमने इसमें अध्ययन किया है। अब हम आदिकाल की विशेषताओं तथा प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। आदिकाल में जो रासो ग्रंथ लिखे गए उनमें युद्ध का वर्णन मिलता है, और उन युद्ध के वर्णन में वीर रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। वही इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता भी देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें जो राजकुमारियों के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, अतः इसमें वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता हमें रासो ग्रंथों में देखने को मिलती है, जिसकी रचना आदिकाल में की गई है। वही ऐतिहासिकता का अभाव, जो अगला बिंदु है उसमें है ऐतिहासिकता का अभाव। काव्यों में जो तिथियां, घटनाएं और नामकरण आदि मिलते हैं उनमें ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। वही काल्पनिकता की अधिकता, जिसमें जो कवि जो थे वह अपने आश्रयदाताओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे, और वहीं घटनाओं और तिथियों के बारे में भी वह वर्णन किया है जो बिल्कुल पूर्ण रूप से काल्पनिक प्रतीत होती है। इसलिए उनके ग्रंथों में काल्पनिकता की अधिकता देखने को मिलती है। वही प्रामाणिकता में संदेह। पृथ्वीराज रासो और खुमान रासो जैसे अनेक जो ग्रंथ हैं उनमें प्रामाणिकता में संदेह है, क्योंकि आचार्य शुक्ल जी ने भी कहा था, इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह पृथ्वीराज रासो की अप्रामाणिकता जो रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है उसके बारे में उन्होंने ये चीज़ कही है। इस प्रकार से खुमान रासो है, पृथ्वीराज रासो है, इनमें जो है जो प्रामाणिकता का अभाव देखने को मिलता है। वही अगला बिंदु है युद्ध का सजीव चित्रण। चारण कवि थे, वह कलम के तो धनी ही थे, साथ ही वह अपने आश्रयदाताओं के साथ, अपने राजाओं के साथ युद्ध भूमि में भी हिस्सा लेते थे, युद्ध में हिस्सा लेते थे, जिसके कारण उन्होंने युद्ध का जो है वह एक सजीव चित्रण अपने ग्रंथ में किया है। इसलिए हम जब वो ग्रंथ या रासो ग्रंथों को पढ़ते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम स्वयं उस युद्ध को देख रहे हैं। अगला बिंदु आता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जो चारण कवि थे वह अपने राजाओं के शरण में रहते थे, अपने आश्रयदाताओं के शरण में रहते थे, इसलिए वह अपनी जो उनकी जो यश है, राजाओं के यश कीर्ति का वह अतिशयोक्तिपूर्ण बखान करते थे। इसलिए वह इनके ग्रंथों में आश्रयदाताओं की प्रशंसा हमें देखने को मिलती है। वही इन ग्रंथों में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। जो डिंगल है वह अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा से मिलकर बनी है, और वही पिंगल जो है वह अपभ्रंश और ब्रजभाषा से मिलकर बनी है। और इसमें अगला जो बिंदु है वहाँ आता है संकुचित राष्ट्रीयता। जो संकुचित राष्ट्रीयता के बारे में हम देखते हैं कि जो जितने भी राज्य थे वह खंड छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे। सभी राजा एक साथ मिलकर किसी भी विदेशी आक्रांता का सामना नहीं करते थे। अगर पड़ोसी राज्य में अगर विदेशी आक्रांता द्वारा हमला कर दिया जाता तब वह राजा उसकी मदद नहीं करता था। इस वजह से इन्हें गुलामी का सामना करना पड़ा, इसलिए वह अपने छोटे से राज्य को ही एक राष्ट्र मानते थे। इसलिए इन ग्रंथों में हमें संकुचित राष्ट्रीयता को देखने को मिलती है। वही अगला बिंदु आता है छंदों की विविधता। इन ग्रंथों में, रासो ग्रंथों में
जो छंदों की विविधता देखने को मिलती है, जहाँ दोहा, गाथा, रोला, कुंडलियाँ आदि अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से इन ग्रंथों में हमें अनेक प्रकार के छंदों के बारे में भी पढ़ने को मिलता है। आदिकाल के अंतर्गत बहुत ज़्यादा मात्रा में रासो साहित्य की रचना की गई है, इसलिए इसको अगर हम रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति अगर विशेषता भी कहें तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है। वीडियो में हमने आदिकाल का नामकरण और समय सीमा तथा विशेषता एवं प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।